तो सर ये मैंने गूगल है, क्रिप्टो के कुछ अपनी एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं कि आप उनके ऊपर उनके जाके डालते हो ना उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को, उसके नाम, तो वो उसकी वेरिफिकेशन कर देता है कि भाई इसमें क्या चीज सही है क्या गलत है। अब आपका लुकआउट है, आप कितना इसमें इन्वेस्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या आपके थॉट्स है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डेक्स स्कैनर। डेक्स स्कैनर हमने ओपन किया, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको एक बार उस प्रोजेक्ट को दिखा देता हूँ जो पिछले 23 महीने से चल रहा है। 3 महीने हुए थे लॉन्च हुए तभी हमारे पास आ गया था, और मैंने उसको क्यों नहीं किया। नो डाउट उसने एक बेंचमार्क सेट किया है, अच्छी इनकम दी है, वहां से करोड़पति बने हैं, अच्छे इनकम उन्होंने अचीव की है। प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लाइव अभी वो चल भी रहा है, मैं बुराई नहीं करूंगा। लेकिन मैं अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने उसको क्यों ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है जी, LGNS, आपने खूब अच्छे से उसका नाम भी सुना हुआ होगा। सबसे पहले सर इस प्रोजेक्ट ने एक नई थीम दी है मार्केट को, इसलिए मैं इनको भी, बनाने वाले क्रिएटर्स हैं उनको भी सल्यूट करूं कि उसने इस लोगों को एक नया विजन दिया है। क्योंकि पहले बाइनरी और लेवल प्लान चलते थे, और हम किसी को एक ह्यूमन को पैसा देते थे। किसी भी प्रोजेक्ट में आपने काम किया होगा तो आई थिंक आपने जिसको भी 20 साल 15 साल 10 साल या 5 साल का सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है कि इसकी लिक्विडिटी के ऊपर कोई लॉकिंग का सिंबल नहीं है। लिक्विडिटी इसकी 100% ओपन है। यहाँ पे इसकी जो लिक्विडिटी है ना, इसको ये क्रिएटर कभी भी रिमूव कर सकता है। ओके जी। सेकंड थिंग कि इसने ये कहा कि ये डिसेंट्रलाइज और डाओ प्रोजेक्ट है। ठीक है सर, स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं था तो लोगों ने इसको अच्छे से अडेप्ट भी किया, और नो डाउट ही सुपर डुपर अच्छी खासी लिक्विडिटी इसकी पड़ी हुई है। 428 मिलियंस, लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर पैसा पड़ा हुआ है। तो ये नो डाउट ओपन लिक्विडिटी है, आप एनी टाइम विड्रॉल ले सकते हो, आप अपना फंड देख सकते हो। तो ये ट्रांसपेरेंसी इस प्रोजेक्ट ने दी, इस वजह से ये अच्छा पिच भी हुआ। सेकंड थिंग कि इसको 1 साल 10 महीने और 28 दिन हो गए, लगभग 23 मंथ इसको हो चुके हैं चलते हुए। एक तो हमें उस टाइम पे ये विश्वास नहीं था क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ओनली 25 करोड़ के लगभग थी। ठीक है जी, 25 मिलियंस के समथिंग इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, और ये 3 महीने से चल रहा था। तो ऐसा पता नहीं था कि ये प्रोजेक्ट कितना हिट होगा और ये किस लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज नाम का इन्होंने वर्ड दिया कि ये 100% डाउ है, लेकिन ये डाउ नहीं था क्योंकि इसके क्रिएटर के हाथ में ही इसकी सारी कमांड थी। तो इस वजह से हमने इसको ज्वाइन नहीं किया। अगर करते तो नो डाउट पैसा कमा जाते, अच्छा कमाते। ठीक है जी। तो कुछ चीजें होती है ना कि भी पहले कई बार होता है ना कि ज्यादा ज्ञान भी चीजों को हमारे को आड़े आ जाता है कहीं ना कहीं। तो वो चीज हुई और अच्छा हुआ वो हुई, तो आज हमें दूसरा प्रोजेक्ट मिला, उससे बेहतर मिला, और हम अब काम भी कर रहे हैं। तो इसके सेंट्रलाइज क्या क्या है, एक तो लिक्विडिटी ओपन है, सेकंड इसके हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करते हैं तो गो सिक्योरिटी में जाते हैं तो साफ लिखा हुआ है टैक्स मॉडिफिकेशनेबल। जो सेल टैक्स रखा हुआ है कंपनी ने 5%, वो कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए इसको डाउ करवाने की नीड नहीं है। सेकंड थिंग इज इंटरनल कॉल, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर पूरा हार्ट है इसका, जो प्रोजेक्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर इन्होंने इंटरनल कॉल दे रखा है, ये साफ लिखा हुआ है। मिंटेबल कॉइन की मिंटिंग रेशियो को अप या डाउन ये कर सकते हैं कि कितने डॉलर के सामने कितने कॉइन मिंट करने हैं, कितने बढ़ाने हैं घटाने, इनके हैंड पे है वो। ओके जी, 5% सेल टैक्स ये इक्वली है, बराबर है, रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थिंग इस आपको दिखाता हूं मैं दो इश्यू और। हिडन ओनर साफ लिखा हुआ है कि इसके पीछे कोई ना कोई ओनर है, मतलब ओनर सब चीज का होता है, लेकिन इसमें वो छुपके है और वो इसको मोन्यूपुलेट कर सकता है। ओनरशिप का मतलब ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मोनिपुलेट किया जा सकता है। इसी वजह से 85 से जाके ये 5 पे आया भी है। और हो सकता है हमारे को जब ये मिला था जब ये $52 पे चल रहा था, तो हमने अच्छा किया ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इसके फिर ट्रैप हो जाते। सेकंड है हेल्थ सस्पिशियस फंक्शंस, कुछ ना कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर संदेहजनक छोड़ा हुआ है, ये चीजें थी। और इसके आप लास्ट में देखोगे ओनरशिप क्रिएटर का ऑर्डर एड्रेस दिखेगा, क्रिएटर के ऊपर ही इसकी ओनरशिप है। तो मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है। अब हम बात करते हैं कि हमने AIPF को कैसे सर्च किया और इसका क्या क्या चीजें हैं। मैं यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा मनोज जी, अपन है ना ट्रांसपेरेंसी की चीजें के ऊपर ही बात करेंगे, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही सारे मैं सर को जो भी अपने लोग बैठे हुए हैं और हम उसके ऊपर ही को आंसर देंगे। यस ओके यस, सर। प्लान सबका क्लियर है सर, प्लान सबका क्लियर है, ओनली ट्रांसपेरेंसी की जरूर बात है। जरूर ओके जरूर। ओके सर, थैंक यू। अब हम बात करते हैं इसकी लिक्विडिटी, आपको दिख रहा होगा कितने दिन पहले इसको लॉन्च किया गया है, 2 महीने 16 दिन हुए सर, लगभग इसको 76 डेज हो गए। और मैं आपको बता दूं 31 तक
1 जनवरी से इसका नेटवर्क बिल्ड स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 31 तक इन्होंने $5,000 की आईडी का ही बॉन्ड ओपन किया हुआ था। मतलब वो ऑप्शंस में रखा हुआ था कि अगर कोई $5,000 इसमें 360 दिन के लिए स्टैकिंग करता है तो वो कंपनी के रॉयल्टी पूल में चला जाएगा। कंपनी का जो डेली का टर्नओवर होगा उसका 5% निकलेगा, और वो स्टार्टिंग के जो रॉयल्टी पूल अचीवर रहेंगे 100 लोग, 100 लोगों के लिए लिखा हुआ था वो, तो वो उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और उनके पास AIPF आ जाएगा रात को 1:30 बजे क्लोजिंग होते ही। और उसके लिए कोई विड्रॉल प्रोसीजर से गुजरना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट वॉलेट में आता है। ठीक है जी। तो ये ऑप्शंस था 31 तक, तो इसलिए इसका 31 के बाद ही आप इसका रेट देखोगे ना, तो तभी पंप हुआ है। ये 78% इसकी ग्रोथ जो हुई ना, वो 31 के बाद हुई है, क्योंकि छोटा नेटवर्क तब से स्टार्ट हुआ है। मतलब लॉन्चिंग आप इसकी एक तरीके से लगा लो 31 के बाद में, 1 जनवरी को ही हुई। उससे पहले जो $5,000 से डाउ बाय कर रहा था, वो ही इसके अंदर रॉयल्टी पूल के अंदर जा रहा था। ओके सर। तो फिर भी हम पकड़ लेते हैं 76 डेज हो गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किए हुए। ये आपको लिक्विडिटी दिख रही होगी लॉक, 100% लिक्विडिटी लॉक एंड 100% LP टोकन बर्न। लिक्विडिटी को लॉक करना नॉट ए बिग डील। आफ्टर LGNS के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं जिन्होंने लिक्विडिटी लॉक की है, क्योंकि उसका लूज पॉइंट था, तो लोग उसको दिखा दिखा के लोगों को बता रहे थे कि भी इसकी लिक्विडिटी लॉक है। लेकिन 100% किसी प्रोजेक्ट की आपको पहली बात तो देखने को नहीं मिली होगी कि 100% लिक्विडिटी लॉक है। अगर किसी एक आधे प्रोजेक्ट की लॉक भी रही है तो 100% LP टोकन बर्न नहीं मिला होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ लिक्विडिटी और LP टोकन क्या होते हैं। LP टोकन वो होता है, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी जो डाली गई है ये डेक्स के ऊपर है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डेक्स है, और डेक्स के ऊपर जो भी अपना पूल क्रिएट करेगा, तो वो लिक्विडिटी, मतलब उसको बोला जाता है लिक्विडिटी पूल। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे कि मनोज जी ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, और अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उन्होंने पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के डेक्स के ऊपर अपनी लिक्विडिटी भरी। तो लिक्विडिटी जब हम पूल क्रिएट करते हैं तो दो चीज ये होती है, एक तो वो टोकन और दूसरा डॉलर। ठीक है जी। तो टोकन भी जाते हैं और डॉलर भी जाते हैं लाइव रेट के, और उसका जो LP जो मिलती है डॉलर की गारंटी LP देता है। मैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पूल क्रिएट कर रहा हूँ, मनोज जी अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पूल क्रिएट कर रहे हैं, किसके ऊपर? डेक्स के ऊपर। तो डेक्स उस ट्रांजेक्शन को कैसे वेरीफाई करेगा कि ये पूल किसका है? उसके लिए वो LP टोकन देता है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडेड टोकन्स। ठीक है जी। वो डेक्स के टोकन होते हैं, जिसके ऊपर डेक्स है, यूनिस्वैप पे है ये। तो यूनिस्वैप इसके क्या देगा? टोकन्स देगा उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए कि ये फंड आपने डाला है। अगर आपका 100% लॉक है तो वो कितने दिन के लिए लॉक है? टाइमिंग पीरियड आती है कि 3 महीने के लिए लिक्विडिटी लॉक है, 6 महीने के लिए लॉक है, 1 साल के लिए लॉक की है, 10 साल के लिए की है, या 100 साल के लिए की है। जितना टाइम पीरियड आपका कम उसको LP टोकन लौटाएंगे, तो डेक्स से आप अपनी लिक्विडिटी रिमूव कर सकते हैं। LP टोकन का योगदान क्या होता है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पास LP टोकन रखा हुआ है और आपने 100% लिक्विडिटी लॉक की हुई है, तो लॉक का सिंबल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुल नहीं सकता। हो सकता है आपने 3 महीने के लिए लॉक किया हो, 6 महीने के लिए लॉक किया हो। ठीक है जी। तो जब मैं डेक्स को अपना LP टोकन लौटाऊंगा, तो डेक्स से वहां से मैं अपनी लिक्विडिटी को निकाल सकता हूं जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब। जस्ट लाइक बैंक में हम FD करवाते हैं, तो बैंक हमें बॉन्ड देता है, उस बॉन्ड के टाइम के अकॉर्डिंग जब हम उसको वापस लौटाते हैं तो अपनी FD क्रैक हो जाती है, पैसा अपने को मिल जाता है। तो डेक्स भी एक तरीके से डिसेंट्रलाइज एक बैंक है, जहां पे आपने फंड डाला है, और उस फंड के गारंटी के तौर पे आपको LP टोकन मिला है। तो इन्होंने उस LP टोकन को 100% बर्न कर दिया 00 null एड्रेस के अंदर। और नल एड्रेस के अंदर कोई चीज चली जाती है तो वो वापस नहीं निकलती, वो होता है बर्निंग वॉलेट। तो LP अगर इनके पास में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट यहां से क्रिएटर या इसके फाउंडर ओपन लिक्विडिटी नहीं निकाल सकते। ये बात हो गई कि हमारा जो फंड जा रहा है उसकी गारंटी क्या है कि बंदा पैसा निकालेगा कि नहीं निकालेगा। ये आंसर ये लिक्विडिटी का लॉक जो है ये दे रहा है हमारे को। LP टोकन अगर जिंदा है ना, तो लिक्विडिटी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब उसका टाइम पीरियड पूरा होगा LP लौटाएगा उसको, और अपनी लिक्विडिटी वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि ये कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ये पूल क्रिएट किया गया है। तो वहां से फिर लिक्विडिटी नहीं, क्वेश्चन ये आता है कि भी लिक्विडिटी किस तरीके से निकाल सकता है क्रिएटर। जहां तक मैंने जो रीड आउट सर्च आउट किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि भी कुछ चीजें मुझे ना भी पता हो, तो मैं तो अभी भी लोगों से मिल रहा हूँ और सीख रहा हूँ।
काफी सारी चीजें सीखने को मिली है, क्योंकि सब टेक्निकल है, जरूरी नहीं है सारी चीजें मुझे पता भी हो। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। और तो ये बात होगी सर एलपी टोकन की, हमारे फंड की गारंटी की, कि हमने जो पैसा डाला वो एलपी में गया और वो लॉक हो गया, एलपी टोकन निकला, चल गया। अब बात आती है कि यहाँ से लिक्विडिटी कैसे निकल सकती है। ऑप्शन तो होगा कुछ ना कुछ। तो ऑप्शन ये है कि जिसके पास में एआईपीएफ रहेगा, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो क्रिएटर हो, चाहे वो इसका ओनर हो, चाहे वो इसका डेवलपर हो, वट एवर, जो भी जिसके पास भी एआईपीएफ रहेगा, वो जब सेल करेगा तो यहां से डॉलर निकल जाएंगे। अब बात ये आती है कि भाई इन्होंने प्री मिंटिंग कॉइन तो नहीं रख ली, कॉइन्स मिंट करके तो नहीं रख लिए हैं कि भाई वो सेल करे, और मिंटिंग उसने रख ली 2 4 10 20 50 करोड़ कितने कॉइन भी, और फिर यहाँ पे रेट बढ़ता रहेगा, वो सेल करता रहेगा, डॉलर निकालता रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये एआईपीएफ का जो पेयर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सपी, एक्सप्लोजर पे हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे को डायरेक्ट पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे लेके जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इन्होंने कितने टोकन्स मिंट किए थे। 25,000 ओनली टोकन्स इन्होंने मिंट किए थे, 25,000 टोकन। 5,000 टोकन इन्होंने डेक्स पे डाले। जब लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया गया तो वहां पे टोकन्स भी चाहिएंगे और डॉलर भी चाहिएंगे, तो 5,000 टोकन इन्होंने डेक्स पे डाले। और पांच आप कहां से देख सकते हो, एआईपीएफ का जो एक्सप्लोजर है उस पे जाओगे, ये ट्रांसफर आपको दिखा हुआ है। आप इसके लास्ट पेज पे क्लिक कर लो, क्योंकि ये फर्स्ट पेज खुला हुआ है, आपको दिख रहा होगा इसमें 2448। तो इस लास्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, मेरे स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये लास्ट पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये लास्ट पेज ओपन हो गया सर। और इसमें हम देखते हैं, इसकी हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स को दिखाता हूं मैं सर आपको, ये इसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स है। ये नल एड्रेस से टोकन्स ने जन्म लिया 780 डेज अगो, दिखा रहा है। दिख सर ट्रेजरी के अंदर गए हैं 5044B, ये है इस ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर 25,000 गए, 25,000 से फिर ये लास्ट में पहुंचे 2D6, ये है इसका जो अपना डेक्स का, जहां पे डेक्स पे जो टोकन्स जाते हैं, ये डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके ऊपर इन्होंने 5,000 भेज दिए, 20,000 कॉइन इसके ट्रेजरी में रह गई। तो ये बात हो गई इसकी मिंटिंग की, मैंने बताया कि कितने कॉइन्स मिंट किए, मैंने आपको वो दिखाया है। ओके सर। अब हम बात कर रहे थे कि इन्होंने प्री मिंटिंग कॉइन रखे हुए हैं, तो मैंने वो आपको दिखाया, 25,000 मिंट करके रखे हुए थे, 5,000 डेस्क के ऊपर डाल दिए जो लिक्विडिटी के अंदर लॉक हो गए, बचे 20,000 ट्रेजरी में डाल दिए। अब हम ये बात करते हैं थर्ड इज, कि भाई ये बीच में मिंटिंग तो नहीं कर सकते, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई बग्स तो नहीं छोड़ा हुआ है कि ये अपने हैंड पे मिंटिंग कर सके। कॉइन मिंट होगा तो इनके हैंड पे जाएगा, हैंड पे जाएगा तो सेल करेंगे तो लिक्विडिटी निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे हैं, लिक्विडिटी कैसे निकल सकती है, मैं आपको वो बता रहा था। ठीक है जी, तो हम इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करेंगे तो इसमें सिंगल कोई भी बग्स नहीं है सर, सिर्फ एक सेल टैक्स है कि जब आप टोकन सेल करोगे तो कंपनी 5% सेल टैक्स लेगी। बाकी इसमें कोई ना इंटरनल कॉल है, ना कोई सस्पिशियस फंक्शंस है, ना कोई इसमें कोई हिडन ओनर है। और सबसे प्लस पॉइंट, ये क्रिएटर एड्रेस है, इसने पूरी की पूरी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी 00 नल एड्रेस जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है जी। जो भी इसका ट्रेजरी है, जो इसका एएलएस है, इसके अलावा इन्होंने 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि पूरा, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख गया होगा 00 नल एड्रेस, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सबकी ओनरशिप ये इन्होंने छोड़ दी, मतलब इन्होंने क्रिएट किया और ओनरशिप को छोड़ दिया। अब ये बीच में कॉइन्स को मिंट नहीं कर सकते, मिंटिंग रेशियो ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, जो एआई के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल दी गई है वो उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग करेगा। अब क्रिएटर इसमें कोई चेंजमेंट्स नहीं कर सकता है। ठीक है जी। ये हो गई इसकी ट्रांसपेरेंसी की चीजें। अब मैं आपको इसके बताता हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के आप देख सकते हो कि कहाँ पे कितने टोकन्स पड़े हुए हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। होल्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये इसके आपको मैं बता देता हूं, ये 5 मेजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिनके सामने बुक का सिंबल दिख रहा है। अब कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो है ये है ट्रेजरी का 444B, लास्ट की डिजिट मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपके इनके ऊपर ओनरशिप दिखाऊंगा किसकी है, तो आपको वहीं से वेरीफाई करना है कि 444B के ऊपर किसकी ओनरशिप है। ट्रेजरी जो है वो इसका मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि सारे के सारे कॉइन्स वहीं पे जाते हैं मिंट होकर के, उसके बाद ही मार्केट से अपने निकलते हैं, मतलब मार्केट में उसके बाद सप्लाई होती है। जो मेन है वो ट्रेजरी है 444B। ठीक है जी, इसी में सबसे ज्यादा कॉइन पड़े हुए हैं 53%, आप देख सकते हो। उसके बाद है 880, ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कॉइन स्टैक हो रहे हैं।
जो भी हम स्टैकिंग लगाते हैं 100 कॉइन की, 200 की, 500 की, 1000 की, जो भी हम कॉइन स्टैक करते हैं वो इसमें जाते हैं। मतलब आज तक इसमें 4,80,665 कॉइन स्टैक हो चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद है 2D6, ये वो है 2D6 जिसके डेक्स के ऊपर जो कॉइन जाते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जो बढ़ रही है उसमें दोनों चीजें चाहिए होती है, क्या, कॉइन्स भी एंड डॉलर भी। तो दोनों में जो कॉइन्स जितने जा चुके हैं डेक्स के ऊपर लॉक हो चुके हैं जाके, वो है 2,08,948। ठीक है जी। उसके बाद में ये है 268। 26 ये है जहां से अपने को विड्रॉल आता है, जहां से हम क्लेम करते हैं। हमारे को जो भी अपनी आरओआई आती है या अपने को डायनेमिक इनकम आती है, नेटवर्क इनकम, उसको हम जहां से क्लेम करते हैं, और वो जो जहां से निकलता है वो निकलता है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। ओके सर। उसके बाद है 23AEF, ये है इसका एएलएस, ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। आपने कंपनी की जूम अटेंड की होगी तो उसमें देखा होगा कि वो कैसे बाई कर रहा है और कैसे सेल कर रहा है, रेट को कैसे मेंटेन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इस एएलएस को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। इसके 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, मैं वही आपको पूरे बता दूंगा। ठीक है जी। उससे आपको थोड़ी चीजें पता लग जाएगी कि किस तरीके से प्रोजेक्ट रन कर रहा है। उसके बाद है लास्ट का 5, 6, C, आपको डिजिट दिख रही है ना, इसका जो है 6 नंबर का, ये सेल टैक्स का रखा हुआ है। मतलब 5 इसके जो ऊपर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये आपको मैंने बता दिया कि ये कॉइन किसके पास कितने कॉइन पड़े हुए हैं और ये कौन कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं आपको छोटा सा इसका एक है, इसके जो 5 मेजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो एआई के थ्रू काम कर रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, क्योंकि वहां से आपको पता लगेगा कि एएलएस का योगदान क्या है और इसके रेट को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, कैसे इसकी डिमांड पूरी की जाएगी और किस तरीके से इसकी सप्लाई मार्केट में होगी। क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए इन्होंने क्या रखे हुए हैं, अलग अलग 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रखे हुए हैं। गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके डाउ एआईपी फाइनेंस हम सर्च कर सकते हैं। एआईपी फाइनेंस, ये डायरेक्ट साइट पे भी, आप वेबसाइट पे इस पे जाके इसकी पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। ये पीडीएफ ओपन हो गई सर। अब मैं इसके जो 5 पैरेलल जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इसके इसके पूरे प्रोजेक्ट को रन करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंसी जो दिखाई उसमें ह्यूमंस इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो उन्होंने कौन से 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं जो एआई के थ्रू काम कर रहे हैं, वो ये 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब इनका क्या क्या काम है, आप एक बार इसको समझ लो तो आपको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट क्लियर होगा। फर्स्ट है वो है एनिनी। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम है नए टोकन्स की मिंटिंग करना एंड बर्निंग करना। एनिनी का एक ही काम है, नए टोकन मिंट करना एंड बर्निंग। अभी इसका बर्निंग रेशियो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जो भी है इसमें, क्योंकि इसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, वो सेकंड फेज में इसका ओपन होगा। इसके फेज वाइज फेज कौन सी टेक्नोलॉजी आती जाएगी वो आप पूरी ओवरव्यू के अंदर इसकी डॉक्यूमेंट्री दी हुई है कि डाउ कब से स्टार्ट होगा, डाउ की वेबसाइट कब आएगी, बर्निंग कब स्टार्ट होगी, कौन से मैकेनिज्म इसमें कब कब किस तरीके से काम करते हैं, ये 500 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं। आप पूरे प्रोजेक्ट की ओवरव्यू के अंदर डॉक्यूमेंट्री को जरूर पढ़ें। मैं सबसे कहता हूं ये चीज, आप उसको हिंदी में चैट जीडीपी के ऊपर जाएं, कॉपी करें और उसको पढ़ेंगे तो सर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इसके जो क्रिएटर्स हैं, इसके जो फाउंडर्स हैं, उनका विजन क्या है, वो किस तरीके से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेकर आएंगे और क्या उनका, उन्होंने क्या क्या चीजें तैयार कर रखी है। ये चीजें बहुत सारी क्लियर होती है पढ़ने से। ठीक है ना जी, क्योंकि बंदे की थॉट्स का पता लगता है कि वो कहाँ तक की सोच रहा है, कितनी दूरदृष्टि है उसकी, तो उससे हमारे को ये समझ में आता है कि प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा। नो डाउट। बाकी मैं आपको यहीं पे एक बार बता देता हूँ इनका। एनिनी जो है वो नए टोकन्स की मिंटिंग एंड बर्निंग करता है। ठीक है सर। एएलएस है, एएलएस का काम है ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ये क्या करता है, रेट को मेंटेन करता है। आपने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट देखे उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, एमएलएम में, एफिलिएट मार्केट में कॉइन क्या होता है, स्टार्टिंग में रेट पंप ही होता है, जो कि हुआ भी है कुछ प्रोजेक्ट्स में। जैसा कि एलजीएनएस में $85 गया और फिर वो डंप हो गया। तो ये पंपिंग एंड डंपिंग कंट्रोल करता है कि एकदम से पंप होना और डंप होना दोनों चीजें कंपनी के लिए भी खराब है और नए यूजर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी खराब है, क्योंकि पंपिंग में अगर कोई बैठ गया तो वो तो 1000 गुना प्रॉफिट लेके चला जाता है, लेकिन जो बंदा ऊपर बैठ गया वो 1000 गुना लॉस लेकर ही वापस निकलता है। तो ये चीजें कंपनी को, इसको मैनिपुलेट स्टेबलाइजर रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे ये कैसे काम करता है, मान लो आज इसका रेट $2 चल रहा है। ठीक है जी। $2 की अगर इसकी इसके लिक्विडिटी में बड़ा फंड आता है, मान लो जो भी फंड आता है
और ये ग्रोथ कर जाता है 2.15, 15% इसने ग्रोथ दे दी। तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइजर जग जाएगा। ये सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ अटैच है, प्लस ट्रेजरी के साथ अटैच है। तो ये ट्रेजरी से ऑटोमेटिकली कॉइन निकालेगा, कॉइन निकाल के उनको क्या करेगा, सेल कर देगा। उसके रेट को 5% डंप ले आएगा, 15% जो ग्रोथ हुई थी उसको 10% पे लाके छोड़ देगा। अब 5% का जो पैसा था वो अपने पास रख लेगा, डॉलर कलेक्ट करेगा, अपने पास रख लेगा। 2.10 से दोबारा 2.25 आएगा, फिर ये इसको डंप करवा देगा। इसको फिक्स एग्जैक्ट कितने फिगर पे काम करता है ये ओवरव्यू के अंदर दिया हुआ है कि 6.25% इसकी ग्रोथ होते ही वापस ये तुरंत 2.25 उसको डाउन कर देता है। ये आप फिगर उसमें देख सकते हो ओवरव्यू के अंदर। ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में। अगर अब ये डाउनफॉल जाता है इसका, अगर 6.25 डाउन चला गया इसका रेट, तो ये क्या करेगा, ट्रेजरी में जो इसने कॉइन रखे थे, सॉरी डॉलर रखे थे जो बेच बेच के कॉइन्स को, तो वहां से क्या करेगा, कॉइन उसको डॉलर को निकालेगा और इसके रेट को पंप करवा देगा। जितना ही डंपिंग करवाता था उतना ही अभी नीचे से पंप करवाने लग जाएगा। तो जब तक इसके पास बैकअप रहेगा तब तक ये इसको पंप करवाता रहेगा, मतलब ये स्टेबलाइजर का काम करता है। उसके बाद है एआरपी, ऑटो रीइन्वेस्ट प्रोटोकॉल। ऑटो रीइन्वेस्ट प्रोटोकॉल कैसे काम करता है कि मार्केट के अंदर ज्यादा टोकन्स को होल्ड नहीं होने देता है, पैनिक सेल क्रिएट ना हो। ज्यादा लोग अगर होल्ड कर लिए तो ये रेट को 2-4% पंप कर देता है। और लोगों की मेंटेलिटी, ह्यूमंस की मेंटेलिटी यही होती है 70% लोगों की, कि अपने पास जो कॉइन आए हैं वो नेटवर्क के थ्रू आए हैं या विड्रॉल हमने लिए हैं, तो उसमें कुछ चार्जेस लगे हैं। तो सबके थॉट्स यही होता है कि यार मेरे चार्जेस रिकवर हो जाए, इतना ही बढ़ जाए तो मैं टोकन सेल कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 10,000 टोकन मार्केट में होल्ड हो गए, तो ये एआरपी क्या करेगा, एएलएस को कॉल देगा कि भाई इतने टोकन मार्केट में होल्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि डेस्क पे अगर बड़ा फंड आया तो ये होल्डर्स ही ज्यादा लिक्विडिटी लेकर चले जाएंगे, बड़ा प्रॉफिट लेकर चले जाएंगे। तो हमारे को होल्डर्स को कम करना है, मतलब हमारे को मार्केट के अंदर टोकन ज्यादा होल्ड नहीं होने चाहिए। तो ये इसके रेट को पंप करवा देंगे ऑटोमेटिकली। पंप होने के बाद में जो सात, उसमें से 70% लोगों ने सेलिंग कर दी, मान लो 7,000 टोकन 2% की ग्रोथ पे ही सेल हो गए। अगर अब बड़ा फंड आ गया 10, 15, 20% ग्रोथ कर गया, तो सिर्फ मार्केट में 3,000 टोकन ही बचे हैं जो आपको सेल के लिए, लिक्विडिटी के लिए जा सकते हैं। इस तरीके के इनको कोडिंग में इनको क्या दी हुई है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग इनको काम डिवाइड किया कि इतने परसेंट पे जाते ही ये काम करना है, इतने परसेंट पे जाते ही ये काम करना है। ठीक है जी। एसआईजी, एसआईजी एआरपी और एएलएस को गाइडेंस का काम करता है। ये कैसे करता है कि डॉलर के सामने कितने टोकन मिंट हो रहे हैं, कितने ट्रेजरी में जा रहे हैं, कितने डेस्क के ऊपर जा रहे हैं, कितने मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, कितने होल्डर्स के पास पड़े हुए हैं, मतलब कॉइन्स की पूरी कैलकुलेशन निकाल के एसआईजी एआरपी और एएलएस को कॉल देता है। उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। अब लास्ट में बच गया एएलपी। एएलपी कैसे काम करता है, इसको सिर्फ एक ही गाइडेंस दी हुई है, इसको एक ही बुद्धि दी हुई है कि भाई साहब आपको ट्रेजरी के अंदर एएलपी को 250 दिन के टोकन मैनेज करने हैं। जिसने बताया डबल फोर बी, जो इसका ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अंदर एनी टाइम 250 दिन के टोकन होने चाहिए। इतने टोकन ही इसको मिंट करवाने हैं, किससे, एनीनी से। एएलपी की कॉल पे ही नए टोकन मिंट करता है एनीनी। 250 दिन के अगर टोकन ट्रेजरी में पड़े हुए हैं तो एएलपी क्या करेगा, अगर एक टोकन की लिक्विडिटी होगी तो एनएनई से एक टोकन ही मिंट करवाएगा, क्योंकि $1 उस एक टोकन की लिक्विडिटी पूल में चली जाएगी और $1 एक टोकन भी वहां पे चला जाएगा लिक्विडिटी पूल में। ठीक है जी। अगर एएलपी के पास में 200 से 250 दिन के बीच में कॉइन पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पे आउट तो कॉइन में ही जा रहा है ना सर, तो कॉइन की अगर पूरी मिंटिंग नहीं करके रखेगा 250 दिन तक, मतलब ये 250 दिन का बैकअप लेके चलता है कॉइन का, कि अगर मान लो आज के बाद में बिजनेस नहीं आता है, आज तक $1 लाख का बिजनेस आया एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज के बाद 1 रुपया भी नहीं आता है तो $1 लाख के बदले में, $1 लाख के बदले में कितने दिन तक मुझे, 250 दिन तक कितने कॉइन देने हैं, उतने कॉइन से इसको मिंट करके रखने हैं। कॉइन की रेट से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको लोगों को पे आउट देना है। उसी के अकॉर्डिंग इसको गाइडेंस दी हुई है, बुद्धि दी हुई है। तो ये 250 दिन के कॉइन्स को मेंटेन करके चलता है, उसी के अकॉर्डिंग एनएनई से टोकन्स मिंट करवाता है। अगर 200 से 250 दिन के बीच में इसके पास कॉइन है तो ये एनएनई से 2 टोकन मिंट करवाएगा, एक टोकन की लिक्विडिटी आएगी तो। अगर इसके पास 200 से 150 दिन के बीच में है तो एनएनई से 3 टोकन मिंट करवाएगा। अगर 150 से 100 दिन के बीच में है तो 4 टोकन मिंट करवाएगा, एक टोकन की लिक्विडिटी आएगी तो। अगर 100 दिन से नीचे चले गए ट्रेजरी के अंदर कॉइन, कि भी ये 100 दिन तक भी कॉइन्स नहीं दे पाएगा, तो ये क्या करेगा, एएल जब नए टोकन की लिक्विडिटी आएगी तो ये नए टोकन की लिक्विडिटी आने पे 5 टोकन मिंट करवाएगा। मैक्सिमम ये 5 टोकन मिंट करवा सकता है एनएनई से। तो ये इनके एल्गोरिदम सेट किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में। ये बहुत ही वाकई काबिले और तारीफ है जो एआई के थ्रू काम कर रहा है ऑटोमेटिकली।
पूरी ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हो ब्लॉकचेन पे। किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी ओनरशिप उसके हाथ में नहीं है। सबको कॉल देके, सबको ये कोडिंग दे करके 00 नल एड्रेस के ऊपर पूरी ट्रांसफर की हुई है। तो ये एक दूसरे के साथ में इस तरीके से काम करते हैं।